Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 10 of class 7th, that is respiration in organisms. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start with our today's session, let us first revise what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि कैसे हम ब्रीद करते हैं, यानी कि कैसे हम सांस लेते हैं. तो हमने इस ब्रीदिंग के पूरे मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा था. तो इस मैकेनिज़्म के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है हमारे नॉस्ट्रल्स, यानी कि हम हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू सांस लेते हैं. उसके बाद एक रास्ता है जो कि हमारे नॉस्ट्रल्स के पीछे से निकलता है, जिसको हम नेज़ल कैविटी बोलते हैं. तो हमने जो सांस ली है वो नॉस्ट्रल से होते हुए नेज़ल कैविटी तक पहुंचेगी. तो अब यहाँ क्या होगा कि जो सांस हमने ली है और जो सांस इस कैविटी में पहुँची है वो इस कैविटी में पहुँचने के बाद वार्म हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है. इस कैविटी में म्यूकस कहाँ से आया? तो इस कैविटी के जो अंदर जो मेम्ब्रेन मौजूद है वो मेम्ब्रेन म्यूकस को सिक्रीट करती है. और ये जो म्यूकस है ये 3 काम करता है. सबसे पहला तो है कि ये जो एयर अंदर आई है इसको वार्म करता है. दूसरा फंक्शन है कि ये उसको मॉइस्चर भी करता है, यानी कि उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको इंक्रीज़ करवाता है. और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट काम करता है वो है कि जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स आए हैं जब हमने सांस ली है उसके साथ, तो उन डस्ट पार्टिकल्स को भी ये बिल्कुल साफ़ करवाता है, ताकि जब इसके आगे एयर हमारे अंदर पहुँचे तो बिल्कुल जो साफ़ एयर है वही हमारे जो आगे वाले हिस्से हैं रेस्पिरेशन के वहाँ पहुँचे. तो अब नेज़ल कैविटी के बाद जो एयर है वो कहाँ पहुँचेगी? ट्रैकिया के अंदर. ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप. अब आगे जाके ये जो ट्रैकिया है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और क्या बना लेता है? 2 ब्रोंकीज बना लेता है. और ये जो ब्रोंकीज हैं फिर ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती हैं. और जब ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती हैं ब्रोंकी, तो ये बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके एंड के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे एयर बैग जैसे मौजूद होते हैं और इन एयर बैग्स को हम क्या बोलते हैं? एलोवेलाई बोलते हैं. और हमारे हर एक लंग के अंदर, यानी कि हमारे पास 2 लंग्स मौजूद होते हैं. तो हमारे जो दोनों लंग्स हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ ये जो एलोवेलाई है ये मौजूद होती हैं. अब ये जो एलोवेलाई है इनकी जो वॉल्स होती हैं ये बहुत ही पतली पतली होती हैं और इन वॉल्स के अंदर बहुत सारी जो ब्लड की कैपिलरीज़ हैं वो भी मौजूद होती हैं. अब जब ये एयर एलोवेलाई तक पहुंचेगी उसके बाद में जो एलोवेलाई की वॉल्स पे जो ब्लड कैपिलरीज़ मौजूद हैं उनके अंदर ये जो एयर है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी
और एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे कैसे कैसे ये एयर पहुंची। सबसे पहले नोज़ के बाद नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के बाद लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकी, देन ब्रोंकियल्स एंड देन एल्वेलाई। तब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनके अंदर जब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? सीधी सी बात है, ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनके अंदर क्या मौजूद होता है? इनके अंदर ब्लड मौजूद होता है। और हमें पता है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें कम होती हैं। ब्लड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा। तो ये जो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज मौजूद होती हैं, इनका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, यही जो ऑक्सीजन है उनके साथ बाइंड करता है। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है तब ये क्या बना लेता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। और फिर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये हमारी जो सारी सेल्स हैं शरीर की, उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अब जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी हमारे हर एक सेल तक, फिर वहाँ क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो सके। अब एनर्जी तो हमारा शरीर यूज़ कर लेगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब क्या होगी? इसी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी और फिर दोबारा से कहाँ पहुँचेगी? हमारे एल्वेलाई में पहुँचेगी। और फिर ये एल्वेलाई से हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी जब हम सांस लेंगे। तो इस तरीके से जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हमारे एल्वेलाई के अंदर हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ एयर एंटर्स द लंग। तो यानी कि किस तरीके से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ एयर enters the lung when we inhale and is pushed out when we exhale। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगी जब हम सांस लेंगे, और किस तरीके से वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। द टॉपिक इज व्हाट मेक अस ब्रीद। यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है या फिर क्या वो चीज़ है जो कि हमें सांस लेने के लिए मदद करती है, जो हमारे सांस लेने के लिए हेल्पफुल होती है। We have just learned that when we place our hand on our chest, we find that our chest rise and fall as we breathe in and out। तो हमने ये चीज़ अभी अभी सीखी है या फिर पढ़ी है कि जब हम अपना हाथ हमारी चेस्ट के ऊपर रखते हैं तो हमें हमारी चेस्ट ऊपर की तरफ उठती हुई लगती है जब हम सांस को अंदर लेते हैं, और अंदर की तरफ जाते हुए लगती है
जब हम सांस को बाहर निकालते हैं। हाउ डज दिस हैपन? लेकिन ऐसा होता कैसे है? ब्रीदिंग टेक्स प्लेस with the help of the intercostal muscles between the ribs and the diaphragm. तो ये जो ब्रीदिंग है ये किसकी मदद से होती है? जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि हमारे रिब्स और डायफ्राम के बीच में मौजूद होती हैं, उनकी मदद से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। यानी सीधी भाषा में ये कि हमारी जो रिब्स हैं और जो हमारा डायफ्राम है उसके बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं और उन मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स भी बोलते हैं। और इन्हीं इंटरकोस्टल मसल्स की मदद से हम सांस ले पाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं यानी कि इनहेल कर रहे हैं तब क्या हो रहा है वहाँ पे? When we breathe in, the intercostal muscles contract. यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि ये सिकुड़ जाती हैं। और इन इंटरकोस्टल मसल्स के सिकुड़ने की वजह से दो चीज़ें होती हैं। पहली तो ये कि हमारी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ पुश होती हैं और बाहर की तरफ निकलती हैं, और जो दूसरा हमारा डायफ्राम है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। यानी यहाँ तीन चीज़ें काम कर रही हैं। पहला हमारा मसल्स काम कर रही हैं, फिर हमारी इंटरकोस्टल मसल्स काम कर रही हैं, और फिर हमारा जो डायफ्राम है वो काम कर रहे हैं। तो जब अब हम सांस लेंगे तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वहीं जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ आवर रिब्स, वो क्या करेंगी? वो उस टाइम पे रिलैक्स करेंगी और इसी की वजह से जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकलेंगी। वहीं हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। The upward and the outward movement of the ribs and the downward movement of the diaphragm increases the space in the chest cavity. तो हमारा जो रिब्स है जो कि ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो चेस्ट वाली कैविटी है वहाँ पे स्पेस बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ पे जगह बढ़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी रिब्स हैं, ये ऊपर जा रही हैं, ठीक है। ये हमारे जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं और ये जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये सारा एरिया बढ़ेगा और यही हमारी क्या है? चेस्ट कैविटी है। तो अब यहाँ पे जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई प्लस हमारा जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उससे जो हमारी रिब्स हैं वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ उठी और इससे हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर जो जगह है वो भी इंक्रीज हुई। द चेस्ट कैविटी became larger and the air rushes into the lungs. और अब जो चेस्ट कैविटी है ये बढ़ जाएगी इसकी वजह से, और
जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर जो एयर है वो भर जाएगी। द लंग्स गेट फिल्ड अप एंड एक्सपेंड। और इससे क्या होगा कि हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर बहुत सारी जो गैस है यानी जो एयर है वो आ जाएगी और ये एक्सपेंड हो जाएंगे। एक्सपेंड होने का मतलब होता है कि ये फूल जाएंगे। तो इस तरीके से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर पहुँचे। तो कल हम यानी कि अगले सेशन में पढ़ेंगे कि कैसे किस तरीके से जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।